हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर इक्वी 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सितंबर में। तो उस एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। ये परीक्षा जो हुई है दोस्तों, ये हुई है राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 का ये पेपर है, जिसका हल यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स में दोस्तों जो हमारे ऑप्शन होते हैं वो कुछ बदल दिए जाते हैं और उसके आधार पर नया क्वेश्चन तैयार कर दिया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर लें बेसिकली, तो आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत मजबूत हो जाती है। तो एक एक पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और साथ ही जो है इस क्लास को पूरा एंजॉय कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। जहाँ पर कोई कठिनाई आ रही हो उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों श्रृंखला की कड़ियाँ ये भी महादेवी वर्मा की है। अतीत के चलचित्र ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। इसके अलावा स्मृति की रेखाएं ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। इसके अलावा साहित्य का श्रेय और प्रेय, तो साहित्य का श्रेय और प्रेय प्रेय जो दोस्तों ये है, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ये एक उपन्यास है और ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित है दोस्तों। किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो जैनेन्द्र कुमार की ये रचना है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये डी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय दोस्तों यह है जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है, बाकी स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियाँ ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन ज्ञों की रचना है। तो दोस्तों ज्ञों की जो रचना है वो किससे होती है? ऑप्शन है गौ प्लस यो के योग से, तो ये नहीं बनेगा। यों के योग से बिल्कुल गलत। जौ प्लस यों, अगर जौ प्लस यों, क्योंकि जौ के नीचे से यहाँ पर अनंत भी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जौ यों इसके योग से बनता है दोस्तों ज्यों। क्या बनता है? ज्यों जो है जौ प्लस यों। तो दोस्तों इसको आप जरूर नोट कर लें, इसके संयोग से बनता है संरचना, ये ज्यों की संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, इसमें से संयुक्त स्वर है, तो इनमें से कौन सा स्वर संयुक्त है दोस्तों? आ, री, ए या ई? तो इनमें अगर हम बात करें दोस्तों, जो संयुक्त स्वर है दोस्तों वह है ए। कौन है? ए। ए एक संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्वर जो संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ, औ जो दोस्तों ये हैं संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर ए जो है आपका संयुक्त स्वर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है जनता का आदमी, ऊषा, बादल राग या शहर से स्वीकारा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो ऑप्शन पढ़ रहे हैं इसका कारण ये है क्योंकि आप खुद भी उसमें जजमेंट कर सकते हैं। आपको एग्जाम के लिए एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी, इसलिए ऑप्शन इसलिए पढ़े जा रहे हैं। तो जनता का आदमी, ऊषा, बादल राग या शहर से स्वीकारा है, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना कौन सी है दोस्तों? वह है बादल राग। बादल राग दोस्तों जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से तलब शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? तो ये पूछा गया है कि इनमें से तलब का अर्थ कौन सा नहीं है, पूछा गया है। तलब चाह को भी कहते हैं दोस्तों, चाह किसी को चाहना या किसी चीज़ के प्रति तलब होना, मीनिंग एक ही बनता है। दूसरा, तलब का अर्थ बुलावा भी होता है दोस्तों।
किसी को बुलाना, तो तलब लगना तभी बुलावा होता है। तलब का मतलब वेतन भी होता है दोस्तों, वेतन मिलना भी तलब कहलाता है। आवेश दोस्तों तलब नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका अर्थ नहीं है। बाकी अन्य इसके सही अर्थ हैं दोस्तों, ठीक है। तो तलब का अर्थ है चाह भी होता है, बुलावा भी होता है, वेतन भी होता है। ये तलब है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अब सोना शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन है हाटक, जातरूप, तामरस या अर्णव। तो दोस्तों सोना शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो इसमें देखें तो सोना शब्द का पर्यायवाची हमारे पास हाटक भी सोना होता है, ताज जात रूप, क्योंकि जात रूप होता है सोने को जात रूप भी कहते हैं। इसके अलावा सोने को ताम रस भी कहा जाता है, ठीक है। और जो गलत आंसर है इसका, जो शब्द नहीं है तो पर्यायवाची सोने का, वह है अर्णव। सोने को अर्णव नहीं कहा जाता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो अर्णव होता है यह समुद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? यह है समुद्र का पर्यायवाची। तो अर्णव जो है समुद्र का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सोना का पर्यायवाची कौन नहीं है पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हरिया हरक्यूलिस की हैरानी नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी या शैलेश मटियानी। तो हरिया हरक्यूलिस की हैरानी जो उपन्यास है दोस्तों, ये लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे थे दोस्तों हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है। तो दोस्तों जो पत्र होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ पत्र सरकारी होते हैं और कुछ पत्र दोस्तों जो कुछ दोस्तों अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। कुछ जो है सरकारी होते हैं यानी कि जो औपचारिक जिनको कहा जाता है, और जो अनौपचारिक होते हैं दोस्तों जैसे कोई पारिवारिक संबंध है, रिश्तेदारी है, व्यक्तिगत रूप से देना है ना, परिवार को देना, परिवार के सगे संबंधियों को पत्र देना। तो ऐसे पत्र को ऐसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है, और जो सरकारी कार्यों में होते हैं उनको औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो इनमें से कह रहा है कि सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है परिपत्र की, सूची पत्र की, अधिसूचना की या अनुस्मारक की। तो सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती है दोस्तों? ये है सूची पत्र की। सूची पत्र ऐसा पत्र है जिसकी गणना जो है सरकारी पत्रों में नहीं होती है। इसके अलावा परिपत्र हो गया, अधिसूचना हो गया, अनुस्मारक हो गया, ये जो है तीनों के तीनों सरकारी पत्रों में इनकी गणना होती है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? बहुत आसान सा प्रश्न है। कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी कि जिसमें हम ऑडियो विजुअल इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, यानी कि जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और जनसंचार का माध्यम है। तो ऑप्शन है रेडियो, पोस्टर, वीडियो कैसेट या ऑडियो कैसेट। तो बहुत आसान सा ही प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आएगा तो आसानी से आप सही कर लेंगे। वीडियो कैसेट, वीडियो कैसेट एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ को देख भी सकते हैं, दृश्य हो गया, और उसके स्टोरी को सुन भी सकते हैं। तो श्रव्य भी हो गया, यानी कि ऑडियो और विजुअल दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों, और बहुत आसान से ही प्रश्न था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? ऑप्शन है सलानी, अ, खसपरजिया, इसके अलावा नगपुरिया या लोहबिया। तो दोस्तों इसमें जो कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों है खसपरजिया।
खसपर्जिया दोस्तों कुमाऊनी बोली की ही एक बोली है। बाकी जो सलानी है, नागपुरिया है, ये लोबिया है, ये खुद में बोलियां हैं, ठीक है। बट ये जो है खसपर्जिया जो है ये कुमाऊनी बोली की एक बोली है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजात शत्रु का अर्थ है। तो अजात शत्रु का अर्थ क्या है? ऑप्शन है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसमें शत्रु को हराने का साहस हो, जो शत्रुओं से न डरा हो, न डरता हो, जिसके सामने शत्रु ना आ सके। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो मीनिंग लगभग लगभग मिलती जुलती होती है जिनकी, बट यहाँ पे सटीक आंसर वो बनता है दोस्तों अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसी को तो अजात शत्रु कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और अगला दिया था जिसमें शत्रु को हराने का साहस हो, तो साहस होना अलग बात होती है, बट जिसका कोई शत्रु ही नहीं है तो वो अजात शत्रु है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब यहाँ पर आपको एक कारक चिन्ह बताने हैं दोस्तों। तो इसमें वह कुल्हाड़ी से वृक्ष वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस प्रकार का किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों अगर कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो क्या होगा? आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान में पर, इस तरीके से आपने आगे वो पढ़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है कि से आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो दोस्तों करण से है, करण के लिए से होता है, तो करण कारक यहाँ पाएगा, ठीक है। तो आप कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा, 7-8 जो कारक चिन्ह होते हैं उनको आप एग्जैक्ट याद कर लीजिए इस तरीके से सेंटेंस के फॉर्म में, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अपादान तब होता है जब कोई चीज़, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपादान कारक हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक संबंध कारक होता है जिसमें एक दूसरे की रिश्तेदारी से या आपस में रिलेशन को बताया जाता है। संप्रदान भी एक कारक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर से जो है कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है तो करण कारक होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो उल्टे बांस बरेली जो लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? कठिन कार्य करना नहीं होगा, महत्वपूर्ण कार्य करना भी नहीं होगा, विपरीत कार्य करना बिल्कुल सही है। क्योंकि उल्टे बांस बरेली ये एक विपरीतार्थक शब्द है और विपरीत कार्य करने की ओर संकेत कर रहा है। तो इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, विपरीत कार्य करना, इसको बोलते हैं उल्टे बांस बरेली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और दृढ़ निश्चय करना ये इसका सही आंसर नहीं है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देवनागरी लिपि में जो लिखी जाने वाली भाषा है, ऑप्शन है पंजाबी, गुजराती, मराठी या असमिया। तो इन चारों में अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जा सकती है? वो है मराठी भाषा। मराठी भाषा को दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है, राकेश, मयंक, सोम या अर्क। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो चंद्रमा तो राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, मयंक भी है, सोम भी है। तो अर्क दोस्तों जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्वीक्षण शब्द में संधि बतानी है तो इसमें यण संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि और वृद्धि संधि बताई गई है। इन चारों में से कौन सी संधि होगी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अन्वीक्षण का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा अनुधन ईक्षण। क्या होगा? अनुधन ईक्षण,
ठीक है। तो अनुधन ईक्षण इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊ के बाद ई आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आएगी यण संधि। कौन सी संधि दोस्तों? यहाँ पर यण संधि आएगी, क्योंकि इसमें ऊ के बाद ई का जो है, ऊ के बाद ई आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जब यहाँ पर ऊ के बाद ई आता है तो उसमें होता है यण संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब अगर हम वर्तनी के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, कौन सा शब्द शुद्ध है ये पूछा गया है। ऑप्शन है कवित्री, कवियित्री, कवयित्री और कवियत्री। तो यहाँ पर चार शब्द हैं, मिलते जुलते हैं, हालांकि इसमें शुद्ध एक ही है, तो वह है दोस्तों आपका कवयित्री, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कवयित्री होता है, क वो होगा, य को छोटी की मात्रा लगेगी और त्र को बड़ी की मात्रा लगेगी। इसको आप जरूर याद कर लें, क और व के ऊपर कोई भी मात्रा का यूज नहीं होना है। तो कवयित्री, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है रो, लो, यो और चौ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी का जो पार्श्विक व्यंजन है दोस्तों, वह है लो, ठीक है। दोस्तों हिंदी के अंतर्गत केवल लो एकमात्र पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन का अर्थ आपको समझाते हैं दोस्तों, कि जब हमारी जीभ जो है, जिस अक्षर को बोलने में, जिस व्यंजन को बोलने में हमारी जीभ ऊपर के मसूड़े को टच करती है, ठीक है, नहीं, आप अगर लौ पढ़ेंगे तो जीभ ऊपर वाले हिस्से पर टच होती है, ठीक है, हमारे जो मुंह का ऊपरी हिस्सा है उसको टच करती है। और कोई भी शब्द आप देख लीजिए, लौ के अलावा कोई भी अक्षर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जीभ जो है ऊपर वाले हिस्से को टच नहीं करेगी, अन्य भागों को कर सकती है बट ऊपरी भाग को नहीं करेगी, ठीक है। आप लौ का उच्चारण करिए, आपको पता चल जाएगा पार्श्विक व्यंजन इसको क्यों कहा गया है। और यह हिंदी के व्यंजनों में एकमात्र पार्श्विक व्यंजन है। लौही व्यंजन जो है पार्श्विक व्यंजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो है इसको बोलते वक्त जीभ जो है मसूड़े के ऊपरी ताल ऊपरी हिस्से पर लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। काव्य कृति आवाज भी एक जगह है कि रचयिता कौन है? आवाज भी एक जगह है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, यानी कि एक एक कृति है, एक रचना है, और इसके रचयिता कौन है बताना है। तो राजेश जोशी, शेखर जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध या मंगलेश डबराल। तो आवाज भी एक जगह है कि जो लेखक हैं, रचयिता हैं, सॉरी, इसके जो रचयिता हैं दोस्तों मंगलेश डबराल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजेश जोशी, शेखर जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध की भी रचनाएं आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनकी रचनाओं का नाम भी दिया रह सकता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र मर्यादा, प्रजामित्र, लोक रक्षक या उद्दंड मार्तंड। तो हिंदी का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों, वो था उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड दोस्तों हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सामान्य ज्ञान से है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी पवन आल्पस की घाटी में पाई जाती है? तो आल्पस की घाटी में जो पवन पाई जाती है दोस्तों, वह है आपकी फन। फन नामक जो पवन है दोस्तों, ये आल्पस की घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो 2011 में अगर बात करें राज्यों के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम, सबसे कम लिंगानुपात जो अंकित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए,
कि लिंगानुपात के मामले में हरियाणा सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि हरियाणा में दोस्तों जो लिंगानुपात रहा था वहाँ 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं थी, ठीक है ना। तो ये जो है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य उसमें बना था 2011 की जनगणना में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो दोस्तों बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? ऑप्शन है बोलांगीर, कोरापुट, डुमका या संबलपुर। तो बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों डुमका जो है ये उड़ीसा में स्थित नहीं है। बाकी बोलांगीर, कोरापुट और संबलपुर ये तीनों जो हैं बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्र में उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका आप नाम नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन दे दे और आपका जो है एग्जाम क्वेश्चन बन जाए। हम लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? तो कौन सा देश ऐसा है जो कहवा का उत्पादन नहीं करता है? ऑप्शन है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील या चिली। तो इनमें से जो जहां कहवा का उत्पादन नहीं होता है वह है चिली। चिली एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर कहवे का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो अगर खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण उद्योग में देखें दोस्तों कि कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत, तो वह है दोस्तों आपका 100%। 100% दोस्तों जो है विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत में कपास के बाद जो कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? ऑप्शन है पटसन, चीनी, तेल या कपड़ा। कपास के अलावा दोस्तों अगर कृषि पर आधारित बात करें हैं तो सबसे ज़्यादा जो है गन्ना होता है, यानी कि चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि भारत के अंतर्गत जो है कपास के बाद जो है गन्ने का उत्पादन होता है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है कि किन चीज़ों का नाम दिया गया है। अन्य भी चीज़ें हो सकती हैं बट इसमें जो दी हैं उन पर डिपेंड करता है कि आपको इनके आधार पर आंसर देना होता है। तो चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि कपास के बाद जो है गन्ने का ही उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर का आयातक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि वनस्पति तेल के मामले में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर का आयातक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन में 5-6 दिया है, 3-2 दिया है, 2-1 दिया है और 4-2 दिया है। तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्योंकि जो सबसे बड़ा उपभोक्ता के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है और नंबर 1 का आयातक भारत जो है किसके मामले में? वनस्पति तेल के मामले में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है दोस्तों अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो दोस्तों ये जो अटल वयोवृद्ध अभ्युदय योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्योंकि अपने आप ही पता चला है अटल वयो अभ्युदय योजना, तो वयो का मतलब तो वयोवृद्ध होता है दोस्तों। यहाँ पे अटल वयोवृद्ध अभ्युदय योजना ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी? तो
कोविड-19 जब चला था, महामारी चली थी दोस्तों, उस समय भारत में सबसे कम प्रभावित जो क्षेत्र था दोस्तों, वो था कृषि क्षेत्र। तो जो लोग कृषि कार्य कर रहे थे, तो वो जो है उस समय कृषि कार्य में व्यस्त थे और उन्हें किसी प्रकार का कोई जो है, उनके उस समय के हालात में कोई ज़्यादा प्रभाविता नहीं दिखाई दी और भी कार्य अच्छा हुआ था, जिससे सकारात्मक वृद्धि भी हुई थी, यानी कि उससे जो है कृषि के जो फसल उत्पादन हुए थे, वो अच्छे हुए थे। क्योंकि लोगों ने कृषि पे अपना टाइम ज़्यादा दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि रहा था? तो 2023 में जब गणतंत्र दिवस हुआ था दोस्तों, उस समय के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है जो बाइडेन, ऋषि सुनक, या अब्देल फतेह अल सीसी, या जोको विडोडो। तो दोस्तों जो 2023 के जो मुख्य अतिथि थे वो थे अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है। अब्देल फतेह अल सीसी दोस्तों जो है 2023 में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपकी यही हेल्प जो है किसी का भविष्य बना सकती है, इसलिए आप इसको जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और बिना स्किप किए पूरी क्लास को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।